अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिक डेफिनेशंस हमने स्टडी की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। 9 लेक्चर्स इस चैप्टर के बन चुके हैं। तो सीरीज़ वाइज ये लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम ना नेक्स्ट इस चैप्टर में मूव करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस वाले पोर्शन की तरफ। कैलकुलेशंस में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और एक ये भी है कि इन कैलकुलेशंस के दौरान कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को अगर क्लैरिफाई करना है तो कैलकुलेशंस पे अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये ऐसे टॉपिक्स आगे आएंगे हमारे इस चैप्टर में कि बग़ैर कैलकुलेशंस के अगर हम उनकी डेफिनेशंस को याद करते हैं, उनको कवर करते हैं, तो जिस लेवल की क्लैरिटी हमें इस कॉन्सेप्ट में चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये लाजम है कि आप लोग इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म भी करें। इवन मैं साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊँगा, एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाऊँगा और शॉर्ट नोट्स के लिए आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कि आपने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हमारे इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स का तकरीबन 70% पोर्शन आप क्लियर कर जाएंगे अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन सीख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो टॉपिक की तरफ हम आते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एक्चुअली? कभी भी कोई कंपाउंड जब डिस्कवर होता है तो उसके बारे में हमारे पास डाटा नहीं होता, हमें नहीं पता होता है कि ये कंपाउंड जी इसका फार्मूला ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो देन ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना इस कंपाउंड को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उसको बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। जैसे कि हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है ग्लूकोज़ की और बेंजीन की। ये आप देख सकते हैं, बेंजीन एक कलरलेस टू लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है और जो ग्लूकोज़ है वो वाइट क्रिस्टलाइन है, ये तो आपने देखा ही होगा। तो ये कंपाउंड्स जब डिस्कवर हुए तो ये जस्ट अननोन कंपाउंड ही थे। इनका जो फार्मूला है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके जो यूजेस हैं, वो सारा हमने एक्सप्लोर किया है। प्रैक्टिकली जो केमिस्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में हम इसको कवर करें, ठीक है। आज हमारा टॉपिक एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड एंड उसमें हम मालूम करते हैं सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। एनालिसिस किसी भी अननोन कंपाउंड का करेंगे उसमें परसेंटेज कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है कोई अननोन कंपाउंड, सपोज कर रहे हैं हमारे पास है अननोन कंपाउंड, ठीक है। और वो अननोन कंपाउंड हम सपोज कर लेते हैं कि वो बेंजीन ही है, C6H6, ठीक है। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारी मेडिसिन्स में, बहुत सारी पेंट्स, डाइज, पिगमेंट्स, मेडिसन्स, ये बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज करने में इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जब अननोन था, जब डिस्कवर हुआ तो इसके इस फार्मूला तक, इसके स्ट्रक्चर तक जब हम पहुँचे, इसमें काफ़ी सारी सीक्वेंस है। इससे रिलेटेड सेकंड ईयर में भी टॉपिक आएगा तो हम स्टडी करेंगे इसे, ठीक है। जब ये अननोन था तो हमें तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। केमिस्ट्री में हम ये बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जब आप इस अननोन कंपाउंड का एनालिसिस करने लगेंगे तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है कि हम उस कंपाउंड की क्वालिटी जस्ट चेक करते हैं कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेंजीन का जब क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया होगा तो उस वक्त हमारे पास डाटा क्या आया होगा कि इसमें तो जी मौजूद होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये इन 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है बेंजीन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब ये डाटा आ जाता है उसके बाद हम उस कंपाउंड का करते हैं जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें जैसे कि नाम से ज़ाहिर है क्वांटिटी मिकदार से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड। तो ये डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले किया जाता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड, जस्ट आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो बेंजीन में 2 ही एलिमेंट्स थे, कार्बन एंड हाइड्रोजन।
ग्लूकोज की बात करेंगे, उसमें 3 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे जी उस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर डिटरमाइंड, कि हमारे कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स की अमाउंट्स क्या हैं, ठीक है। कंपाउंड हम कहते हैं जी 100 ग्राम कंपाउंड होगा तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी कितनी कितनी अमाउंट होगी, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब बेंजीन का किया जाएगा तो हम ये मालूम करेंगे कि बेंजीन, अगर हम 100 ग्राम बेंजीन लेते हैं तो उसमें कितने ग्राम कार्बन और कितने ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। ये डाटा हम मालूम करेंगे। तो अब हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिफ़ाइन भी कर देते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे जी, अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ये मैंने परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन लिखी है, अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, के 100 ग्राम कंपाउंड हो तो उसमें कितने कितने ग्राम मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाएंगे जो उस कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में सिर्फ ये है, ठीक है। तो उस कंपाउंड की हमारे पास इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। हम ना जितने भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड में होंगे सब की अलग अलग परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, इस चीज़ को अगर डिफ़ाइन करना हो, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कि 100 ग्राम कंपाउंड में उस एलिमेंट के कितने ग्राम्स हैं, ये उस एलिमेंट की परसेंटेज होगी। और टोटल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड की बात करें तो अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम कंपाउंड लें तो उसमें कितने कितने ग्राम मुख्तलिफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब परसेंटेज मालूम करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, इस चीज़ को भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज मालूम करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। जी, ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटली, और सेकंड हमारे पास आ जाता है थ्योरेटिकली, और थर्ड फिर हमारे पास है कंबस्चन एनालिसिस। ये तीनों मेथड्स हम क्लियर करते हैं। इनसे रिलेटेड हमारी बुक्स में एग्जांपल्स भी हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट मेथड से, एक्सपेरिमेंटली कैसे परसेंटेज कंपोजिशन मालूम की जाती है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना, ठीक है ना। ये ना इससे रिलेटेड हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक में आप देख सकते हैं। इसमें उसने बताया हुआ है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी मिकदार थी 8.657 ग्राम। तो उसको डिकम्पोज़ किया उसने, उसमें कार्बन की मिकदार जो अलहदा हुई 5.217 ग्राम, हाइड्रोजन की अमाउंट अलहदा हुई, ऑक्सीजन की अमाउंट अलहदा हुई। ये डाटा उसने दिया और कहता है परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें। परसेंटेज बहुत सिंपल है, ठीक है ना। हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड की मिकदार थी, उसमें कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, ठीक है। इतने ग्राम कंपाउंड था तो उसमें इन एलिमेंट्स की इतनी इतनी मिकदार थी। अगर 100 ग्राम कंपाउंड होता तो इन एलिमेंट्स की कितनी कितनी मिकदार होती। इट इज़ परसेंटेज, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। एक बंदा है जी, उसने 610 नंबर लिए हैं 850 में से, एक बंदा है उसने 915 नंबर लिए हैं 1050 में से, एक ने जो है 1002 नंबर लिए हैं 1100 में से। अब इनका आपस में कंपैरिजन ज़रा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तीनों स्टूडेंट्स का। तो हम इनके परसेंटेज मालूम कर लेते हैं कि अगर
100 मार्क्स होते तो देन इनके कितने कितने मार्क्स बनते, तो ईजीली कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, तो करते क्या हैं हम इसके लिए, जस्ट क्या करते हैं, जो गेन्ड मार्क्स हैं वो ऊपर लिख देते हैं, टोटल मार्क्स नीचे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई विद 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, जो एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट का मैथ ऊपर लिखेंगे और ये टोटल कंपाउंड का मैथ नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई विद 100। इसका फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसका फार्मूला जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे जी, कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज, फॉर एग्जांपल हम कार्बन की मालूम करना चाह रहे हैं, कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, mass of element in compound over mass of compound, ठीक है, mass of compound। अब देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम कर, ठीक है। इस कंपाउंड का जब क्वालिटेटिव एनालिसिस किया होगा तो डाटा आया होगा जी इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। उसके बाद जब इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया तो ये कैलकुलेट किया गया कि इस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स अलग अलग किए और देन परसेंटेज मालूम किया। अब देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, ये मैथ इधर और ये वाला मैथ इधर, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। देन हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये मैथ इधर और ये वाला मैथ इधर, इधर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ये एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक में सॉल्व्ड है। ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अपना दूसरा मेथड जो है थ्योरेटिकल मेथड परसेंटेज कैलकुलेट करने का, उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड परसेंटेज मालूम करने का हमारे पास है थ्योरेटिकली। एक्चुअली जब हम किसी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज मालूम करते हैं, देन हम उसके एम्पिरिकल फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर, देन स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ हम मूव करते हैं। ये सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हमें फार्मूला पहले दिया गया होगा तो देन हमारे पास जो थ्योरेटिकल मेथड है हम उसकी मदद से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड हमारी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स ये थ्योरेटिकल परसेंटेज से रिलेटेड आपकी बुक के पेज नंबर 28 पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ए और बी इसके पोर्शन हैं। ए पोर्शन में आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, अमोनिया, यूरिया, या डिफरेंट फर्टिलाइजर्स दिए हुए हैं, इनमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी है। नीचे हमारे पास है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है, इन डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इनमें आपने बी पोर्शन में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें कि ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स भी पूछे गए हैं, लेकिन वो तो हम अभी कैलकुलेशन उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, वो हमारे इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब हम उसको सॉल्व करेंगे साथ ही हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, लेकिन इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरेटिकली इसमें हम ना सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल। वो कहता है जी ये क्वेश्चन नंबर 14 का ए पोर्शन, उसमें पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। वो कहता है कि ये आप कैलकुलेट करके बता दें। ये अक्सर MCQs में भी आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह का शॉर्ट सा हमारे पास ये होता है MCQ, इजीली कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन इसका मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये NH3 जो है ये नाइट्रोजन का एक मोल है। एक मोल क्या होता है ये हमने नेक्स्ट इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये इसका टोटल का मैस भी हमें लेना होगा और इसमें मौजूद नाइट्रोजन का मैस भी हमें लेना होगा। तो देन हम क्या कर सकते हैं, NH3 में नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करें।
ये थ्योरेटिकल मेथड से परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन एलिमेंट है, NH3 हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ठीक है। ये भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन NH3, ठीक है। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र हम यूज़ ही इसलिए करते हैं टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल। तो ज़मीन में जो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हो गई होती है उस चीज़ को पूरा करने के लिए तो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो किसी भी फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रोजन या फास्फोरस की परसेंटेज है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यही दो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है न्यूमेरिकल्स में। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 में एलिमेंट हमारे पास नाइट्रोजन है, कंपाउंड NH3 है। इसका मेथड क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड है NH3, इसमें नाइट्रोजन का मैस क्या है, इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मैस कितना होता है जी, 14 होता है। और NH3 का टोटल मैस कितना है, NH3 का टोटल मैस होता है जी 14 प्लस ये 3 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई विद 100। एक्चुअली अगर हमारे पास 17 ग्राम NH3 हो तो हम कहते हैं इट इज़ 1 मोल ऑफ NH3, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने मोलर मैस लिखा है, बुक में फार्मूला मैस लिखा गया है, तो आप मोलर मैस ही लिखें। मोलर मैस एक कलेक्टिव टर्म है जो कि आयोनिक, कोवलेंट सारे कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन फार्मूला मैस जो है वो सब के लिए फिर हम यूज़ नहीं करते, इसलिए मोलर मैस लिख लें ज़्यादा बेटर है। तो NH3 का मोलर मैस है 17 ग्राम। 17 ग्राम NH3 होगी तो वो NH3 का 1 मोल होगा। ये 9th में भी आप पढ़ के आए हैं। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। और हमारे पास नाइट्रोजन की मिकदार मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल NH3 में नाइट्रोजन का मैस 14 ग्राम होता है, ठीक है ना। क्योंकि 1 मोल NH3 में नाइट्रोजन का एक एटम होता है और नाइट्रोजन के एक एटम का मैस 14 है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारी बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, हम एक और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी पोर्शन है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हमने, ठीक है। तो बी पोर्शन का जो आखिरी क्वेश्चन है ना, ये हम ले लेते हैं अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कैलकुलेशन हम करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये आपने सारे ही सॉल्व करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये 2 ही सॉल्व करूँगा। अगर किसी में भी और में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन लाजमी सॉल्व करें, नोट्स बनाएं, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास डाटा दिया गया है, वो कहता है कि हमारे पास है NH4 होल थ्राइस PO3, ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इन दोनों की परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं तो मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये अमोनियम फास्फेट का 1 मोल है, उसमें नाइट्रोजन का कितना मैस है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देखें इसके 1 मोल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के एटम्स हैं 3। यहाँ पर ना मैं डाटा लिख देता हूँ, आप इसमें एक सीक्वेंस के साथ डाटा लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे गिवन डाटा बेशक आप ऊपर ऐसे लिख लें, इसमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लें सॉल्यूशन, और फिर आप लिखें यहाँ पे गिवन डाटा या गिवन इंफॉर्मेशन, और फिर आप लिखें यहाँ पे मैस ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड है, इसके 1 मोल में नाइट्रोजन के 3 एटम्स हैं, और नाइट्रोजन के एक एटम का मैस कितना होता है जी 14। तो हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई विद 3। ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 12, 2 लग गया, और ये एक हम ऐड कर देंगे 42 आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का मैस इसमें 42 है। अब इसी तरह से आप फास्फोरस का भी लिख लें, क्योंकि उसकी भी परसेंटेज पूछी गई है। तो मैस ऑफ फास्फोरस
इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। इसमें 1 मोल में फास्फोरस का एक ही एटम है और फास्फोरस के एक एटम का मास होता है 31, यहाँ पे लिख दिया 31। अब टोटल इसका मोलर मास ऑफ कंपाउंड भी हमें चाहिए ना, ठीक है। ये दोनों मैसेज 42 और 31 ये जो हमने मालूम किए हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस का मैस, वो तो यहाँ आएंगे ना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस मालूम करने के लिए, और मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड जितने भी एटम्स हैं सब के मैसेज को जमा कर दें। नाइट्रोजन से शुरू करें, नाइट्रोजन के इसमें 3 एटम्स हैं और एक का मैस होता है हमारे पास 14, तो 14 मल्टीप्लाई विद 3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नाइट्रोजन का 14 मल्टीप्लाई विद 3, क्योंकि इसमें एक NH4 यूनिट में हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटम है और इसमें टोटल NH4 यूनिट्स 3 हैं, ठीक है। टोटल 3 NH4 यूनिट्स हैं। अब बाकी हाइड्रोजन का मैस जमा कर लें। एक NH4 यूनिट में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इस तरह के NH4 यूनिट्स इसके फार्मूला में 3 हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई विद 3, तो टोटल इसमें हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद हमारे पास आती है 12, और हाइड्रोजन के एक एटम का मैस हम 1 ही लेते हैं मोस्टली, तो हमने 12 ही लिख दिया। मल्टीप्लाई विद 1 7 करना है तो कर लें, अदरवाइज बेशक रहने दें। प्लस अब आगे आ गया फास्फोरस का एक ही एटम है, उसका मैस कितना है जी 31 है। आगे आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मैस होता है 16 और एटम्स कितने हैं टोटल 3 है, 16 मल्टीप्लाई विद 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर लिखें +12 + 31, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखें, ऐड अप करें, आपके पास मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 42 ओवर मोलर मास ऑफ दिस मल्टीप्लाई विद 100, आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आ जाएगी। जब ये चीज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछी जाएगी तो आप इस सीक्वेंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये MCQ में पूछी जाती है तो फिर आपने इसको शॉर्टली जो है रफ में जल्दी से सॉल्व कर लेना है। जस्ट इसको कैलकुलेट करें, ये अंडरस्टूड है, आप जो है इसको ये चीज़ें ना लिखने के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है तो ये प्रॉपर जो है साथ डाटा आप लिखेंगे ताकि जो है एग्जामिनर उसको पता चले, एक सीक्वेंस के साथ वो आपके पेपर को मार्क कर सके, ठीक है ना। अक्सर बच्चे जो हैं वो लिखते हैं लेकिन ये चीज़ें साथ में प्रॉपरली एक सीक्वेंस के साथ नहीं लिखते, तो उसमें फिर मार्किंग में भी प्रॉब्लम होती है, एग्जामिनर को आपके मार्क्स कर सकते हैं। इसलिए ये सीक्वेंस का ख्याल लाजमी रखना। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे सब में साथ साथ में आपको सीक्वेंस लाजमी रखना, ठीक है ना, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल आना है आपके पेपर में, उसको आपने सॉल्व करना होता है, तो सीक्वेंस के साथ प्रॉपर वे में सॉल्व करें ताकि आपके मार्क्स जो हैं उनके कटने के चांसेस ना रहें। न्यूमेरिकल्स में वैसे भी मार्क्स नहीं कटते अगर आपने सही सॉल्व किया, ठीक है ना। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसी मेथड के मुताबिक आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के A और B पोर्शन और क्वेश्चन नंबर 15 का स्टार्ट वाला पोर्शन, इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। टाइम लगेगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे इससे, ठीक है। इसके बाद हमने बात करनी है परसेंटेज कंपोजिशन बाय कंबस्शन एनालिसिस, ठीक है ना। इस पे जाने से पहले बल्कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डाटा लिख देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए ये सॉल्व करना, क्योंकि ना इसमें ये मैसेज पूछे जाते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस के मैसेज की। ये मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लें। हाइड्रोजन का हमारे पास मैस होता है 1, अगर अकेला है तो हम 1.008 भी ले लेते हैं, यानी H2 का मैस लेंगे तो हम लेंगे 1.008 + 1.008 2.016 H2 मालिक्यूल का मैस। लेकिन जब H2O का मैस लेंगे तो हम क्या करेंगे, 008 को नेगलेक्ट कर लेंगे। एक एटम ऑक्सीजन का 16, 1 + 1 2 हाइड्रोजन एटम 18 H2O का मैस, ठीक है। 18.016 भी लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा वैल्यू के मुकाबले में हम क्या करते हैं जी 008 को फिर नेगलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन अकेला है तो साथ 008 लिखा जाता है। हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, नाइट्रोजन का मैस 14 होता है, फास्फोरस का मैस 31 होता है, सल्फ़र का मैस 32 होता है। इसके अलावा हमारे पास सोडियम के मैस की भी हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़नी है, वो 23 होता है। क्लोरीन के मैस की ज़रूरत पड़नी है जी 35.5 होता है।
इसके बाद सिलिकॉन के मैथ्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, 28 होता है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन का मैथ्स भी मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, 16 होता है, ठीक है। तो ये मेन मैसेज मैंने लिख दिए हैं तकरीबन। इसके अलावा अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें चैप्टर्स में तो साथ साथ वो आप नोट करते जाएं। ये आप अपनी बुक पे बेशक जो है एक साइड पे लिखते जाएं इन मैसेज को, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं लिखवाता जाऊँगा, तो इनकी मदद से आपके ये न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व हो जाएंगे, इनको आप लाजमी सॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन बाय कंबस्शन एनालिसिस, इसको देखते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास बाय कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन का हमारे पास मीनिंग होता है टू बर्न, जला देना। एक्चुअली होता ऐसे है कि हमने ये मेथड जो पढ़ा है ना, इसमें हमारे पास उसने कहा कि इतना कंपाउंड था, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना है, ठीक है ना। तो कंबस्शन एनालिसिस में हमारे पास डाटा इस तरह से नहीं होता। ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है कंबस्शन एनालिसिस। देखें, कोई कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट्स दे आर केमिकली कंबाइंड, उनको अलग अलग करना इंटैक्ट फॉर्म में बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है कि इस कंपाउंड में कार्बन जितना भी है उसको आप इंटैक्ट प्योर कार्बन की फॉर्म में, हाइड्रोजन को इंटैक्ट प्योर हाइड्रोजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन को प्योर ऑक्सीजन की फॉर्म में आप अलग-अलग कर लें, मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स को अलग करते हैं तो उसको हम रिएक्ट करवाते हैं उस कंपाउंड को किसी और एलिमेंट के साथ, तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में वहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ से फिर कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे पास मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है। कंबस्शन एनालिसिस हमारी बुक में है, इसको स्टडी करते हैं। बर्निंग या कंबस्शन का अमल जो है इट टेक्स प्लेस इन एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन भी होती है, उसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। कंबस्शन भी वैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, ये आप 10th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो कंबस्शन एनालिसिस के दौरान क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एक्सेस ऑक्सीजन हम दे देते हैं, एक स्पार्क दे देते हैं, कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंपाउंड में मौजूद जितना भी कार्बन होगा, जितना भी ऑक्सीजन होगा, जितना भी कोई और एलिमेंट होगा, उसके ऑक्साइड्स बन के निकलेंगे। कार्बन जो है उस कंपाउंड में अगर एक्सेस ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उस कंपाउंड में जितना भी कार्बन है वो CO2 बन के निकलेगा। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड हुई तो CO भी बन सकती है वहाँ पे, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए कंबस्शन एनालिसिस में हम एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं। कंपाउंड में जितना भी कार्बन था वो CO2 बन के निकला, जितना भी हाइड्रोजन था वो H2O बन के निकला। और उस कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है तो उस कंपाउंड में से कितना ऑक्सीजन निकल रहा है ये हम बता नहीं सकते इसको कलेक्ट करके ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम कंबस्शन के लिए खुद भी दे रहे हैं, तो जो उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल रहा है वो भी साथ शामिल हो जाएगा, तो इसमें बताना मुश्किल है। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करते हैं, इसको भी स्टडी करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस से रिलेटेड हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 का डाटा आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कंपाउंड की मिकदार थी कुछ, उसको बर्न किया, CO2 और H2O बन के निकले, उनकी अमाउंट दी हुई है और कहा गया है जी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें। मैं इसका डाटा एंटर करता हूँ, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 का डाटा है कि हमारे पास 0.5439 ग्राम कंपाउंड था, उसकी हमने कंबस्शन कर दी एक्सेस ऑक्सीजन में, उसमें CO2 के इतने ग्राम, H2O के इतने ग्राम निकले, और वो कंपाउंड जो था हमारे पास अननोन, उसमें थे क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के डाटा से हमें ये पता है। तो अब हम इस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे, इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है जी परसेंटेज ऑफ कार्बन। इस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज कितनी है। अगर तो हमारे पास कार्बन का मैस होता और ये कंपाउंड का मैस तो है ही, तो हम सिंपली क्या करते, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड का मैस ऑफ कार्बन, मैस ऑफ कंपाउंड,
लेकिन यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट यानी मास ऑफ कार्बन नहीं, बल्कि उस कार्बन का कंपाउंड CO2 बनकर निकल रहा है, उसका मास दिया हुआ है। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल और इस एक्सपेरिमेंटल वाले फार्मूला को कंबाइन कर देंगे। देखिए कैसे, कि हमारे पास मास ऑफ कार्बन नहीं है, हमारे पास है मास ऑफ CO2, तो इसी को यूज़ करते हैं। मास ऑफ CO2 जो है ये हम ऊपर लिखेंगे ओवर, उसी तरह से मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे होता ना मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड, देन मल्टीप्लाई विद 100, सिंपली हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। लेकिन ये तो मास ऑफ CO2 है। अब CO2 में अगर कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी हो थ्योरेटिकल वे से, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? CO2 में कार्बन का एक एटम है, यानी CO2 के एक मोल में कार्बन का मास है 12, और टोटल CO2 का मास कितना है? 12 प्लस 16 प्लस 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 12/44। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 के लिए ये चीज़ होती है। इसको भी हमने साथ कंबाइन कर दिया, और साथ है जी मल्टीप्लाई विद 100, आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी थ्रू कंबस्शन एनालिसिस। इसके बाद है जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है बिल्कुल सिमिलर, इसी मेथड से हम उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अगर कंपाउंड में होगा तो कंबस्शन एनालिसिस के दौरान जितना भी हाइड्रोजन उस कंपाउंड में था सारा ही H2O बन के निकल आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ H2O हम यहाँ पे ले लेंगे, मास ऑफ H2O ओवर, उसी तरह से आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड विद H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास 1.008 होता है, तो H2O के एक मोल में हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 है, या 2.016 मोर एक्यूरेटली हम लिख लेते हैं। जब अकेले हाइड्रोजन की बात हो रही होती है तो हम हाइड्रोजन का मास 1.008 लेते हैं नॉर्मली। जब दूसरे एलिमेंट्स भी साथ हैं वहाँ पे हाइड्रोजन का मास साथ सम अप करना है तो 1 ही सम अप कर देते हैं। अब टोटल H2O का मास कितना हो गया? 16 प्लस ये 2 हो गया, तो 18 एंड मल्टीप्लाई विद 100, हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड आ जाएगा। अब अगर कंपाउंड के 100 ग्राम थे हमारे पास, 100 ग्राम होते कंपाउंड की, तो उसमें इतने ग्राम कार्बन होता है, इतने ग्राम हाइड्रोजन होता है, ये डाटा तो आ गया ना। तो सिंपली बाकी जो मिकदार होती है वो ऑक्सीजन की होती है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम कर लेंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बता रहा है कि हमारे कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे जी? 100 माइनस यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों की परसेंटेज को हम सम अप करके ना 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू कंबस्शन एनालिसिस। तो एग्जांपल नंबर 4 को आप सॉल्व करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इस लेवल तक, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो आप मालूम कर लेंगे एग्जांपल नंबर 4 में इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। कंबस्शन एनालिसिस से रिलेटेड हमारी बुक में सिर्फ एग्जांपल नंबर 4 ही है, ठीक है। बाकी हमारे पास है जी थ्योरेटिकल मेथड जो हमने स्टडी किया, उसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज कंबस्शन एनालिसिस के भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। और थ्योरेटिकल मेथड से परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एग्जांपल तो नहीं है बुक में, लेकिन न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो सारे ही सॉल्व करने हैं, वो मैंने इंडिकेट कर दिए हैं, उनको सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज मालूम करना, उसके मुताबिक हमारे पास जो है एग्जांपल नंबर 2, उसमें हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, वो सॉल्व है, उसको आप चेक करें। और अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इस परसेंटेज को कैसे यूज़ करते हैं हम, और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँचते हैं। जस्ट हमारे पास 2 स्टेप्स मज़ीद होते हैं और इस परसेंटेज से हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। ये चीज़ आप जो है इसको मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ये अगर क्लियर हो गया तो आपकी बुक के एक टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझें कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो वो आप बता सकते हैं। तैयारी करते रहें, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मज़ा भी आएगा इस तरह, और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे।
और इसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद जो भी एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी अगर आप कंसेप्चुअल वे में इन चीज़ों को कवर करके आगे चलो। वस्सलाम।